हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना मिश्रा सर। जैसा कि आपको पता है कि मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स में क्लास 11th का फिजिक्स से रिलेटेड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर्स का ट्यूशंस कंप्लीट होने जा रहा है। और आज उसी चैप्टर्स का लॉज ऑफ मोशन क्लास 11 फिजिक्स, उसी चैप्टर्स का एक पार्ट है फ्रिक्शंस, जो कि मतलब फ्रिक्शंस में बहुत सारा टॉपिक्स ऐसा पढ़ना है जो आप लोग को नोट्स भी करना पड़ेगा, है ना। तो आप लोग घर बैठे नोट्स भी कर सकते हो, समझ सकते हो। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शंस के बारे में। सबसे पहले तो हम लोग फ्रिक्शंस में कौन कौन सा चीज पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है वो देखो। सबसे पहले तो मुझे पढ़ाना है कि फ्रिक्शंस क्या होता है ना। फ्रिक्शंस के बारे में आपको डिटेल्स बताएंगे कि व्हाट इज अ फ्रिक्शंस, फ्रिक्शंस होता क्या है। फ्रिक्शंस थ्री टाइप्स का होता है। एक होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, वो भी पढ़ना है डिटेल्स में। एक काइनेटिक फ्रिक्शंस और थर्ड में होता है रोलिंग फ्रिक्शन। मतलब तीन टाइप का फ्रिक्शंस है जो डिटेल्स में पढ़ना है। उसके बाद आएंगे रिलेशंस फॉर्मूला बताएंगे कि काइनेटिक फ्रिक्शंस और रोलिंग फ्रिक्शंस या एंगल ऑफ रिपोज, ये सब के बारे में भी बताएंगे, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, पहले इसको रफ करते हैं, आप लोग पहले नोट कर दो, ठीक है। फिर हम लोग आएंगे फ्रिक्शंस पर। देखो एक्चुअल्स में फ्रिक्शंस होता क्या है, पहले हम डिफाइन करते हैं आराम से। फ्रिक्शंस एक टाइप का अपोजिंग फोर्स होता है, तो इट इज अ अपोजिंग फोर्स which is set up between contact of the surface and body. Body tends to slide or rolls. देखो फ्रिक्शंस क्या होता है। फ्रिक्शंस एक्चुअल्स में अगर किसी भी माने अर्थ का सरफेस पर अगर आप कोई भी पत्थर को या कोई भी ऑब्जेक्ट को आप फोर्स लगाते हो, तो अपोजिट डायरेक्शंस में एक फोर्स काम करता है जो कि उसको रोकने का काम करता है, ठीक है। दैट इज द फ्रिक्शन फोर्स। मतलब फ्रिक्शन फोर्स कांटेक्ट ऑफ द सरफेस एंड बॉडी के बीच में लगता है ना, फ्रिक्शन फोर्स। तो इट इज एन अपोजिंग फोर्स which is applied between contact of the surface and the body rolls या tends to slide, मतलब जब वो स्लाइडिंग करता है, ठीक है। एक्चुअल्स में देखो फ्रिक्शन फोर्स कई तरह का होता है, ठीक है। मतलब किसी भी टाइप में फ्रिक्शन लगता है। जैसे मान लेते हैं अगर आप रुखरा सरफेस है, मतलब एक तरह से ना रुखरापन है सरफेस में, तो उस समय भी जो फ्रिक्शंस बहुत ज्यादा लगता है। और अगर आपको फ्रिक्शन को कम करना है तो आप उसको प्लास्टर कर दो, पॉलिश कर दो, फ्रिक्शंस कम हो जाएगा, स्लाइड बहुत ज्यादा करेगा, है ना। अब हम लोग आते हैं फ्रिक्शंस को थोड़ा फिगर में समझते हैं। जैसे मान लेते हैं ये कोई बॉडी है या ब्लॉक है, ये डायरेक्शन में आपने इस पर अप्लाइड फोर्स किया, ये देखो अप्लाइड फोर्स, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन, हमेशा अप्लाइड फोर्स का अपोजिट डायरेक्शन फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, ठीक है। और एक होता है आर का मतलब होता है नॉर्मल रिएक्शन। व्हाट इज अ नॉर्मल रिएक्शन? तो नॉर्मल रिएक्शंस का मतलब वो वेट को बैलेंस करता है, किसी भी बॉडी के वेट को बैलेंस करता है। अब देखो अप्लाइड फोर्स का सिंबल कैपिटल एफ लेंगे और फ्रिक्शंस का स्मॉल एफ, है ना। मतलब कि सीधा आप लिख सकते हो कि द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स, है ना। अब उसके बाद देखो होता क्या है कि फ्रिक्शंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन को भी एक डिफाइन कर सकते हो कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है। द नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस द वेट को बैलेंस करता है ना, किसी भी बॉडी के वेट को बैलेंस करता है। पहले आप लोग नोट करो इसको। देखो अब हम लोग आते हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन का। फ्रिक्शन फोर्स
इज डायरेक्टली proportional to फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। मतलब आप फॉर्मूला बना सकते हो कि स्मॉल एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और प्रोपोर्शनल हटाओगे तो कांस्टेंट यहाँ म्यू लगाना है। क्या लगाएंगे? कांस्टेंट म्यू। पता है ये म्यू क्या है? म्यू को क्या बोलेंगे? म्यू एक टाइप का कांस्टेंट हुआ, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलना, ठीक है। और ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सरफेस, इट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द सरफेस, सरफेस का नेचर पर डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, है ना। मतलब आप स्मॉल एफ फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ले सकते हो, तो यहाँ पर पुट कर दो ma इक्वल टू आर, आर का मतलब वेट mg, ये स्मॉल m कैंसिल हुआ तो एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला है म्यू इंटू जी, ये भी यूज करना है न्यूमेरिकल्स में। जी का मतलब ग्रेविटी, ग्रेविटी का वैल्यू कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। एक बात और कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस का कोई यूनिट नहीं होता है, इट हैव नो यूनिट मतलब म्यू का कोई यूनिट नहीं होगा, वो कट जाएगा, है ना। आप ऐसे इसको पहले नोट करो। अब हम लोग आते हैं टाइप ऑफ फ्रिक्शंस में। देखो अब हम लोग आते हैं टाइप ऑफ फ्रिक्शन। तो सबसे पहले फ्रिक्शंस को आप समझ लो कि रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, मतलब कम कैसे कर सकते हैं। पहला पॉलिश करके, सरफेस को पॉलिश करके आप रिड्यूस कर सकते हो, कम कर सकते हो। दूसरा गैल्वेनाइजिंग करके, मतलब एक तरह से ग्रीस या मोबिल का यूज करके भी आप रिड्यूस कर सकते हो, है। तो हम लोग आते हैं मेनली टाइप ऑफ फ्रिक्शंस। तो पहला टाइप ऑफ फ्रिक्शन, तो फर्स्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। स्टैटिक फ्रिक्शन, देखो आते हैं डिफिनेशन पहले देते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन का डिफिनेशन क्या होता है कि इट इज एन अपोजिंग फोर्स which is set up between contact of the surface and body, contact of the surface and body, है ना। उसके बाद देखो when one body tends to slide over the surface। देखो स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या हुआ? इट इज एन अपोजिंग फोर्स व्हिच इज सेट अप बिटवीन कांटेक्ट ऑफ द सरफेस एंड बॉडी। मतलब वही हुआ कि बॉडी और कांटेक्ट ऑफ द सरफेस के बीच में लगता है, बट बॉडी जो होना चाहिए वह एक तरह से मोशन में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? मोशन में। तो उस टाइम जो मतलब फ्रिक्शंस काम करता है उसको हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। अब देखो स्टैटिक फ्रिक्शंस को एक्चुअल में हम लोग डेनोट किससे करेंगे? तो भाई इसको डेनोट कर देना, इट इज डेनोटेड बाय एफएस, स्टैटिक फ्रिक्शन को। अब देखो इसका भी एक डायग्राम बना लो, अच्छा रहेगा। ये कोई ब्लॉक है, नॉर्मल रिएक्शन आर, वेट बैलेंस करता है, मान लो ये डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अब देखो तो एफएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर नॉर्मल रिएक्शन का, फिर प्रोपोर्शनल हटाओगे तो कांस्टेंट यहाँ पर एस लगा देना, म्यू एस, और इसी म्यू एस को बोलते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोला जाता है, ठीक है। मतलब आर जो है ये आपका वेट हुआ mg, है ना। तो आप यहाँ पर फॉर्मूला ले सकते हो कि स्मॉल एफ इक्वल टू म्यू एस, है ना, mg, ये भी फॉर्मूला यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका हुआ स्टैटिक फ्रिक्शंस के बारे में। अब हम लोग आएंगे सेकेंड टाइप में होता है काइनेटिक फ्रिक्शंस के बारे में। देखो जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शंस के रिलेटेड, ठीक है। देखो पहला पॉइंट है द स्टैटिक फ्रिक्शन डज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सरफेस ऑफ टू बॉडीज इन कांटेक्ट। मतलब क्या हुआ
कि देखो फ्रिक्शन जो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सरफेस कैसा है और बॉडी के नेचर का, है ना। दूसरा वो आपका द स्टैटिक फ्रिक्शन डज नॉट एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ, मतलब वो खुद से एग्जिस्ट नहीं करता है फ्रिक्शन, मतलब क्या कि व्हेन देयर इज नो अप्लाइड फोर्स, अगर आप फोर्स अप्लाई नहीं करते हो तो स्टैटिक फ्रिक्शंस आपका जीरो रहेगा। मतलब याद रखना, अगर आपने फोर्स अप्लाई नहीं किया है तो स्टैटिक फ्रिक्शन आपका जीरो रहेगा, स्टैटिक फ्रिक्शंस काम नहीं करेगा। तीसरा हुआ कि द स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजेस द इम्पेंडिंग मोशंस, मतलब एक तरह से ना कि वह मोशंस को भी अपोज करता है। हमने बोला ना कि अगर आप फोर्स अप्लाई नहीं करोगे, बॉडी रेस्ट में रहेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो रहेगा, मतलब बॉडी मोशन में होना जरूरी है। द स्टैटिक फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शंस खुद में खुद एडजस्ट कर लेता है अपने आप को, मतलब वो अपने आप से फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर देता है ना। चलो इसको नोट कर लो, काम आएगा नोट्स में। देखो अब हम लोग आते हैं फ्रिक्शंस का, स्टैटिक फ्रिक्शन तो पढ़ लिए, अब आते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन में। देखो काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, इट इज अ अपोजिंग फोर्स दैट इज सेट अप बिटवीन द सरफेस ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू बॉडीज व्हेन वन बॉडी इज इन रिलेटिव मोशंस ओवर द सरफेस टू अनदर। मतलब देखो होता क्या है ना कि काइनेटिक फ्रिक्शन जब कोई दो बॉडी आपस में मोशन में हो तो उस टाइम जो फ्रिक्शन का फोर्स काम करता है दैट इज द काइनेटिक फ्रिक्शन। मतलब देखो डिफरेंस क्या है ना कि काइनेटिक फ्रिक्शन तभी लगेगा जब दो बॉडी आपस में रिलेटिव मोशंस में होना चाहिए, एक दूसरे का प्रति मोशन, मतलब एक बॉडी दूसरे को मोशन क्रिएट करे, तभी जाके काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। तो अब देखो यहाँ पर तो एक्चुअल्स में हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन को डेनोट किससे करेंगे, तो देखो डेनोट करेंगे एफ के, है ना। तो वही बात हो गया कि काइनेटिक फ्रिक्शंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर का, आप प्रोपोर्शनल हटाओगे कांस्टेंट म्यू के लगाओगे, है ना। तो इसी म्यू के को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है ये, है ना। अब ये भी डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सरफेस पर, इट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सरफेस। समझ में आया बात, मतलब रिलेटिव मोशन में होना चाहिए, है ना एक तरह से। जैसे मान लेते हैं इसका भी डायग्राम बनाओ, ये आपका रिलेटिव मोशंस में होना चाहिए, ये मेरा अप्लाइड फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स, ये आपका वेट mg दैट इज द नॉर्मल रिएक्शंस, है ना। अब देखो यहाँ पर अब हम लोग इसका यूनिट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस का यूनिट तो बोले हम होता ही नहीं है ना, कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग आएंगे एंगल ऑफ रिपोज के बारे में, पहले इसको नोट करो। देखो अब हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शंस के बारे में तो पढ़ लिए, अब आते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शंस के बारे में। देखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, सबसे पहले देखो समझो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। जैसे मान लेते हैं अगर यहाँ पर कोई ब्लॉक है, ठीक है, ये डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स यूज करेंगे कैपिटल F, ठीक है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में मान लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स, ये इसका नॉर्मल रिएक्शन है जो कि वेट बैलेंस करता है, ठीक है। अब ये बीच से एक हमने रिजल्टेंट खींचा, क्या खींचा, रिजल्टेंट, ठीक है। तो रिजल्टेंट मान लेते हैं आर वेक्टर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो ये तो पूरा मेरा नॉर्मल रिएक्शन होगा, ठीक है। अब ये जो एंगल बन रहा है अल्फा, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। मतलब आप देखो रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शंस के बीच का एंगल का, रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का एंगल, आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड नॉर्मल रिएक्शन, बस इतना भी डिफाइन करो काम हो जाएगा। इसको डेनोट किससे करेंगे, तो हम इसको डेनोट किए हैं अल्फा से, किसी किसी बुक में बीटा से भी होता है। अब देखो एक परपेंडिकुलर डाल दो यहाँ पर, ये m, तो ये वाला लाइन मेरा क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा, है ना। अब देखो हम लोग कैसे निकालते हैं, तो सीधा यूज करेंगे tan अल्फा, तो tan अल्फा का p/b, तो भाई देखो ये अल्फा के थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब स्मॉल है और बेस हो गया r,
तो आपके पास आ गया टेन अल्फा इक्वल टू स्मॉल एफ बटे आर, ये आ गया एंगल ऑफ फ्रिक्शन। मतलब यहाँ पर जो टेन अल्फा है उसी को बोलेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। समझ में आया बात? ठीक है, अब हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ लिए, अब एंगल ऑफ रिपोज पढ़ने जा रहे हैं। देखो अब हम लोग आते हैं एंगल ऑफ रिपोज। देखो एंगल ऑफ रिपोज एक्चुअल में क्या होता है ना कि जब कोई बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर होता है, इंक्लाइंड प्लेन पर मतलब जैसे ढलान पर, मान लो इस तरह का कर्व सरफेस, या फिर ऐसे मतलब किसी पत्थर को हम लोग ऊंचाई पर ऐसे ढकेलते हैं, ठीक है, तो उस समय एंगल ऑफ रिपोज काम होता है। मतलब कोई भी बॉडी जब इंक्लाइंड प्लेन पर हो, जैसे देखो इट इज डिफाइंड एज द एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन एट विच ए बॉडी प्लेस्ड ऑन इट जस्ट टू बिगिन टू स्लाइड। मतलब कोई भी बॉडी अगर इंक्लाइंड प्लेन पर, जैसे हम लोग सीढ़ी पर चढ़ते हैं ना, तो ऊपर की ओर चढ़ते हैं तो बॉडी क्या होता है, आधा बॉडी ये मेरा मोशन में होता है और ये अर्थ सरफेस की ओर होता है। मतलब दो टाइप का फोर्स रहता है। अगर आप मान लेते हैं सीढ़ी पर चढ़ रहे हो, ठीक है, तो सीढ़ी पर चढ़ रहे हो तो आपका बॉडी क्या होता है, आधा देखो, एक आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेट जाता है और एक आपका वर्टिकल डायरेक्शन में। देखो हम डायग्राम बनाने वाले हैं, ये देखो एंगल ऑफ रिपोज के लिए, जैसे ये कोई ब्लॉक है, ठीक है, मान लेते हैं ये डायरेक्शन में आपने अप्लाइड फोर्स यूज किया है, ठीक है, कैपिटल है, तो मेरा वेट जो है ना वो दो भाग में रिजॉल्व होगा, एक mg cos थीटा जिसको बैलेंस करेगा नॉर्मल डायरेक्शन, और एक mg sin थीटा जिसको बैलेंस करेगा अप्लाइड फोर्स, है ना। ये देखो तो सीधा आप निकाल सकते हो कि F इक्वल टू mg sin थीटा और R इक्वल टू mg cos थीटा, तो दोनों को डिवाइड करो, F बटे R mg sin थीटा बाई mg cos थीटा, मतलब mg कैंसिल हुआ। तो अब देखो F बटे R, तो अभी आपको हमने बताया ना कि F बटे R का मतलब क्या होगा, तो आप यहाँ पर देखो F इक्वल टू म्यू R होता है, तो यहाँ से आप ले सकते हो म्यू इक्वल टू F बटे R, तो इसका मतलब F बटे R के प्लेस पर आप म्यू पुट कर सकते हो, है ना, तो म्यू इक्वल टू साइन बटे कॉस टेन थीटा। ये देखो मतलब एक टाइप का ये क्वेश्चन आ गया कि रिलेशंस बिटवीन एंगल ऑफ रिपोज एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये हुआ देखो द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज, इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में सीबीएसई वाले में कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ रिपोज एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो आंसर होगा म्यू इक्वल टू टेन थीटा, है ना। ये आप लोग नोट करो। अब हम लोग थर्ड पॉइंट पे आएंगे, रोलिंग फ्रिक्शंस के बारे में। देखो अब हम लोग डिस्कस करते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है बहुत ही स्मॉल फ्रिक्शन फोर्स काम करता है रोलिंग फ्रिक्शन में, ठीक है, बहुत ही स्मॉल। मतलब क्यों, इसका रीजन ये होता है ना कि कांटेक्ट ऑफ द सरफेस जो होता है रोलिंग फ्रिक्शन में वो बहुत कम होता है, अर्थ से बहुत कम सटा हुआ सरफेस होता है, इसीलिए उसमें फ्रिक्शन कम लगता है ना। तो रोलिंग फ्रिक्शन का मतलब जब कोई बॉडी स्लाइड करती है, रिवॉल्व करती है, तो उस समय जो फ्रिक्शन लगता है उसको रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। जैसे देखो हमने एक डायग्राम बनाया, एक चक्का, ठीक है, तो ये चक्का का तो पूरा एरिया ये है, बट अर्थ के साथ, ये अर्थ सरफेस के साथ कितना पॉइंट सटा हुआ, ये और ये सटा हुआ, मतलब बहुत कम। तो ये वाला तो ओपन हुआ, यहां तक तो ओपन सरफेस हो, ओपन मतलब डज नॉट कॉन्टेक्ट। तो इसका मतलब है कि फ्रिक्शन आपका इसी पॉइंट पर फ्रिक्शन लगा, इसी को हम लोग बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है, समझ में आया बात। तो रोलिंग फ्रिक्शन बहुत ज्यादा नहीं होता है, वो बहुत कम होता है। इसका मतलब एक क्वेश्चन आता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज मोर देन रोलिंग फ्रिक्शन, मतलब सीधा याद रखना बिकॉज द कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया इज वेरी स्मॉल इन रोलिंग फ्रिक्शन। ऐसे हम आंसर दे देते हैं। देखो एक क्वेश्चन आता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज मोर देन रोलिंग फ्रिक्शन because the contact surface is very small in rolling friction। और static friction में क्या होता है, contact area ज्यादा होता है, and large
सरफेस कांटेक्ट इन स्टैटिक फ्रिक्शन, समझ में आया बात? सीधा याद रखना कि स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है रोलिंग फ्रिक्शन से, क्योंकि कांटेक्ट ऑफ द सरफेस एरिया बहुत कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक में ज्यादा होता है, इसीलिए आपका रोलिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन, है ना। तो ठीक है, अब हम लोग अपना वीडियो को कंक्लूड करते हैं। ये आपका पूरा फ्रिक्शंस के बारे में हमने पढ़ाया, ऑनलाइन क्लास कंप्लीट हुआ, है ना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में डायनेमिक ऑफ सर्कुलर मोशंस में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। थैंक यू, नमस्कार।